सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। और मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए आप लोग को किस प्रकार से तैयारी चल रहा है, आप लोग एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि आज जो है हम लोग क्लास 10th का है ना, आज जो है हम लोग क्लास 10th का संस्कृत 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो है आज कवर करने वाले हैं। MVVI बहुत संभावना है दोस्तों आने का आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। MVVI क्वेश्चन को हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से अंत तक आप लोग इस चैनल में बने रहिए। इस वीडियोस को बिना स्किप करते एक से लेकर के 50 क्वेश्चन को देखिए और किस प्रकार से क्वेश्चन है आप लोग ये भी देखिए, और किस प्रकार से आपको मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाएगा ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियोस के अंतर्गत ही, ठीक है। तो अभी तक आप लोग चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरा आप लोग नाम नहीं जानते हो तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा जो नाम है वह दीपू कुमार है। आप देख रहे हैं छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में, ठीक है। अगर आप लोग को पता ही होगा, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि मैं जो है ना, आप लोग को पता ही होगा कि फरवरी में 10 तारीख से, ठीक है, फरवरी 10 तारीख से मेरा कोर्स चालू हो रहा है क्लास 10th का, ठीक है। कोर्स चालू हो रहा है फरवरी में। संपूर्ण नोट्स आप लोग बनाइए और सभी चैप्टर विथ जो है आप लोग को समझाया जाएगा, चाहे सभी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आप लोग को जितना क्लास 10th में सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों, और सभी सब्जेक्ट को जैसे अच्छी तरीके से संपूर्ण मतलब कि व्याख्या में एकदम सरल भाषा में आप लोग को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए इस में। और जो आप लोग को भाई बहन हो या आप लोग को मतलब कि हम चाहते हैं हम चाहते हैं दोस्तों कि कोई भी हो, जितना भी इस बिहार में हो भाई, उनको जितना भी गरीब दोस्तों हैं, गरीब लोग हैं, उनको आप इस चैनल से जोड़िए और पढ़ाइए। एकदम फ्री शिक्षा रहेगा, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं आप लोग को लगेगा, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। इस वीडियोस को वहाँ तक शेयर करिए जो बच्चे यहाँ वहाँ तक पहुँचाइए जो बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं पर उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए सुविधा देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है ना, वो हम लोग ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग को जो है स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग देखे होंगे, आज जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत, ठीक है। संस्कृत हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं, संस्कृत पढ़ने वाले हैं। उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले एकदम MVVI क्वेश्चन होगा दोस्तों। परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने का संभावना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप लोग देखिए, हाँ आप लोग को देखते रहना है, ठीक है। आप लोग को बताते रहना है कि आप लोग का जो भाई तैयारी है वह किस प्रकार से आप लोग का तैयारी जो है वह चल रहा है, ठीक है। ताकि अब देखिए, जैसे कि आप लोग बताइएगा ही नहीं तो कैसे हम पहचानेंगे जी, ठीक है। तो आप लोग को ये जो है बताते रहना है कैसे तैयारी करें हैं, कैसे तैयारी करें सर। आप लोग को ये भी सब जानना बहुत मतलब कि ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से आप लोग कमेंट वगैरह सब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। तो याद रखिएगा कि सत्यमेव जो जयते है बाबू, वो आप लोग को 4 ऑप्शन देखने को लिए मिलता ही होगा। आप लोग बताइएगा कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से संकलित है। तो मुंडकोपनिषद से संकलित है बाबू। ऑप्शन नंबर बी हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से जो है संकलित है। तो मुंडकोपनिषद से संकलित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन को आप लोग को बताते रहना है। क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। ठीक है, नदियाँ जो है समुद्र में कैसे मिलता है बाबू, तो नाम और रूप छोड़ करके मिल जाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। ठीक है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में जो मंत्र है, मंगलम पाठ में जो बाबू मंत्र है, मंगलम पाठ में कुल कुल जो है 5 मंत्र है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो है वह क्या है, बहुत ही मतलब कि अच्छी क्वेश्चन है। और बताइएगा क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। बहुत बार पूछा जाने वाले सब क्वेश्चन जो मैं सोल्व करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ संकलित है, तो याद रखिएगा मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ प्रथम 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 पद किस किस पुराण से संकलित है। ठीक है, भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो याद रखिएगा कि जो भारत महिमा पाठ है वो प्रथम पद जो है वो किस पुराण से संकलित है, तो वह विष्णु पुराण से संकलित है बाबू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रहता है कि विभिन्न विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। ठीक है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं बाबू, तो एक तो एक तो भाव से रहते हैं बाबू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे देगा दोस्तों कि किसके गुण देवता भी गाते हैं, तो याद रखिएगा किसके गुण देवता भी गाते हैं, तो याद रखिएगा कि किसके गुण देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष। ठीक है, या इसको ऑप्शन में भारत भी दिया हुआ कहीं कहीं रहता है, तो यह आप लोगों को गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो याद रखिएगा किसके गीत जैसे देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति हम सबों में क्या होनी चाहिए बाबू, तो वह देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8 के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए दोस्तों, तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, 6 दोषों को, यानी 6 दोषों को, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। ठीक है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, तो नीति श्लोका पाठ में जो बाबू परम श्रेय जिसे कहा गया है वह धर्म को कहा गया है परम श्रेय। किसको बाबू, तो धर्म को परम श्रेय कहा गया है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विनय किसका नाश करता है। बहुत मतलब कि वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इसमें वीवीआई ही क्वेश्चन है। बताइएगा कि विनय किसका नाश करता है। ठीक है, तो विनय किसका नाश करता है, तो अकृतियाँ। ठीक है, अकृतियाँ को नाश करती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन जैसे देखिए कि रूप की रक्षा किससे होती है। ठीक है, रूप की रक्षा जो है दोस्तों वह किससे होती है, तो रूप की जो रक्षा है याद रखेगा मृज्या से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा जो है मृज्या से होती है। ठीक है, किससे होता है, मृज्या से होती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि नरक के कितने द्वार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। ठीक है, नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार है। आप लोग को याद रखेगा, नरक के 3 गो द्वार है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ठीक है, धर्म की रक्षा जो है बाबू वह किससे होती है, तो धर्म की जो रक्षा है वह सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो वह सत्य से होता है बाबू, याद रखिएगा किससे, सत्य से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है। नीति श्लोका पाठ में बाबू कुल कितने श्लोक है, तो नीति श्लोका पाठ में 10 गो श्लोक है। कितना है, 10 श्लोक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम जो है से रामायण से संकलित है। किससे बाबू, रामायण से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जो है से आगे हाँ इसी प्रकार से आंसर देते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन की चित्रकूट स्थित, ठीक है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, तो याद रखिएगा चित्रकूट स्थिति गंगा का वर्णन जैसे किस पाठ में है, तो याद रखिएगा कि चित्रकूट स्थिति का जो वर्णन है वह मंदाकिनी वर्णन में किया गया है। किस में किया गया है, मंदाकिनी वर्णन में किया गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। ठीक है, राम जो है सो मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि राम जो है मंदाकिनी का शोभा किससे दिखा रहे हैं, तो वह जो दिखा रहे हैं बाबू वह सीता से दिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे। ठीक है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ जो राम जो है वो राम सीता लक्ष्मण के पास कहाँ पहुँचे थे, तो चित्रकूट में पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे दोस्तों, चित्रकूट में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है, तो गंगा नदी होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग को जवाब आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी में कौन सा स्नान करते हैं। ठीक है, जो मंदाकिनी नदी बाबू उसमें कौन स्नान करते हैं, तो ऋषिगण जो है स्नान करते हैं। जो साधु संत होते हैं वगैरह वो सब होते हैं ना, वही जो है से संत मतलब क्या स्नान करते हैं मंदाकिनी नदी में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा में आग किसने लगाई। ठीक है, क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ जो आप लोग जो देखे हैं, उस अलस कथा पाठ में या अलस कथा में आग किसने लगाई थी, तो याद रखिएगा कि अलस कथा में आग किसने लगाई थी, तो अलस कथा के कर्मचारियों ने लगा दिया था। किसने लगाए थे, अलस कथा के कर्मचारियों ने लगाया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। ठीक है, मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो याद रखिएगा मैथिली जो भाषा है उसका कवि जो है विद्यापति है। कौन है बाबू, विद्यापति है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस्य को क्यों मानते हैं। ठीक है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो याद रखिएगा कि नीतिकार आलस्य को जो मानते हैं वो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू, शत्रु मानते हैं। आप लोग को ये भी याद रखिएगा, शत्रु। ठीक है, शत्रु मानते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया।
ठीक है, जब बाबू अलस कथा में आग लगाया गया था तो उसमें 4 अलसी बच गए थे ना, तो उन सबको कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़कर जो है से बाबू बाहर निकाला गया था आलस पट्टा को। ठीक है, आलस कथा जो पाठ है ना उसमें से 4 गो जो बच गए थे ना, तो उसको कैसे निकाला गया था, तो केस पकड़कर, यानी आप लोग याद रखिएगा, ना कि पैर पकड़कर, ना कि हाथ पकड़ के, और ना ही बाह पकड़ करके। ठीक है, यानी एक केस पकड़ के निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे। अब ये जस्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसका जस्ट मतलब आप लोग दिमाग चलाइएगा तो मार दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को, अलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 लोग नहीं भागे थे। ठीक है, कितने लोग, 4 लोग नहीं भागे थे। ठीक है, चलिए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा कैसी कथा है। ठीक है, अलस कथा कैसी कथा है बाबू, तो याद रखिएगा व्यतांतमक, क्या है, व्यंग्यात्मक कथा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। ठीक है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, यानी जो कर्मवीर कथा जो पाठ है उस किसकी कथा है बाबू, तो याद रखिएगा वह जो कथा है वह राम प्रवेश का है। किसका है बाबू, राम प्रवेश का है, राम प्रवेश। ठीक है, राम प्रवेश है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके पास रहती है। ठीक है, लक्ष्मी किसके पास रहती है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन से आप लोग जो है से मार सकते हैं कि लक्ष्मी जो है कहाँ रहती थी। ठीक है, तो बताइएगा कि लक्ष्मी कहाँ रहती थी, तो याद रखिएगा कि लक्ष्मी जो है परिश्रमी के पास रहती है बाबू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। ठीक है, राम प्रवेश जो राम है बाबू, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, तो स्नातक परीक्षा में। कौन सा परीक्षा में, स्नातक परीक्षा में जो है से विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। ठीक है, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, तो वह मित्र लाभ, किससे बाबू, मित्र लाभ से है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि दान किसको देना चाहिए। ठीक है, दान किसको देना चाहिए, तो दान किसको देना चाहिए, धनी को देना चाहिए, या हरिद्र को देना चाहिए, कि बूढ़े को, कि लाचार को। ठीक है, दान किसको हम लोग को जो है से बाबू देना चाहिए, बताइएगा। ठीक है, दान किसको देना चाहिए, तो याद रखिए कि जो दान है वो हरिद्र, ठीक है, किसको, हरिद्र को दिया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का, ये क्या हो गया था यार, हाँ, दान किसको देना चाहिए, तो हरिद्र को दिया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन क्या है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ के उद्धृत है, उद्धृत है। ठीक है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो हितोपदेश से उद्धृत है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ठीक है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था बाबू, तो सोने का कंगन था, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन है कि किसके बिना ज्ञान आभार है। ठीक है, किसके बिना ज्ञान जो है से भार है, तो वह क्रिया के बिना ज्ञान जो है से भार है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश जो है वो कैसा ग्रंथ है, तो हितोपदेश जो है बाल कथा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। ठीक है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया, तो वह ब्राह्मण के समक्ष आया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मभार रूपक के रचनाकार कौन है। कर्मभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो वह भास है। कौन बाबू, भास है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए अगला कि दानवीर कौन था, ठीक है, दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था। आप लोग के याद रखिए कि दानवीर जो था वो कौन था बाबू, तो कर्ण था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दानव्यम किसकी युक्ति है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दानव्यम किसकी युक्ति है, तो वो याद रखिएगा शल्य का युक्ति है। किसका है, तो शल्य के बाबू युक्ति है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। याद रखिएगा कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो वह शास्त्र का महान परंपरा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है कि चरक और सूत्र सुछुत ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया, ठीक है। चरक और सुछुत ने किस शास्त्र को किस शास्त्र का परिवर्तन किया, तो आयुर्वेद शास्त्र का परिवर्तन किया, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि कर्म कांड का वर्ण करने वाले ग्रंथ कौन है। कर्म कांड का वर्ण करने वाले ग्रंथ कौन है, तो वह कल्प है। क्या है, कल्प है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, ठीक है। जो ऋषि गौतम जो थे वह किस दर्शन की रचना किए थे, तो न्याय दर्शन की रचना किए थे। आप लोग को याद रखिएगा, ये में भी आई क्वेश्चन है, क्या है वो न्याय दर्शन की, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शस्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है, तो शस्त्र जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान किसके लिए करता है, तो वह मानवों के लिए किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि सीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो सीमांसा जो दर्शन है वह जैमिनी है। कौन है बाबू, जैमिनी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, गौतम है, पतंजलि है, कपिल है या कनाद है, ठीक है, कनाद है। बताइएगा इन चारों ऑप्शन के थ्रू, बिल्कुल इसका राइट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो वह कपिल है। कौन है बाबू, याद रखिएगा कपिल है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पटना शब्द किस शब्द का बना है, ठीक है। पटना शब्द जो है किस शब्द का बना है, तो पटना जैसे पटन शब्द से बना है, किससे, पतन से बना हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तक ही इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए हाँ 49 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो याद रखिएगा कि गुरु गोविंद जी जो थे वो किस धर्म के गुरु थे, तो वो सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के गुरु थे, तो वह जो थे वह सिख, ठीक है, सिख धर्म के गुरु थे। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या है से, क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, ठीक है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो था वो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन था संस्कृत में हम लोग जैसे 50 को कर लिए हैं, अगले दिन हम लोग संस्कृत का MBBI क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग जैसे परीक्षा के लिए तैयारी में आप लोग लगे रहिए, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग अगले वीडियोस में मिलते हैं। उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और इस वीडियोस को उन बच्चों तक जैसे फैलाइए इस वीडियोस को जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैं बता दूं, उसके लिए कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप जैसे 450 प्लस मार्क्स आप लेकर के आइए, ठीक है। और आप लोग को ये भी याद ही होगा कि ये 14 फरवरी से, सॉरी 10 फरवरी से, ठीक है, 10 फरवरी से हम लोग को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोर्स एकदम यूट्यूब पर ही। यूट्यूब यूट्यूब पर भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकदम फ्री क्लासेस। सभी नोट्स आप लोग को बनाना है, चाहे सभी सब्जेक्ट हो, मैथ साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, ये सभी हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, सभी चीज़ हो गया, सभी को हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो से मिलते हैं। उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।